जितना कुछ हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है उसमें अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो जो लास्ट का पोर्शन है ओशियनोग्राफी में महासागरीय निक्षेप, बस यही उसमें क्या है बचा हुआ है, ठीक ना। और फिजिकल ज्योग्राफी में इसके बाद दो से तीन क्लासेस और बचेंगी, उसके बाद ये फिजिकल ज्योग्राफी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो महासागरों की तली पर जा कर के बैठ जाते हैं, ठीक है। महासागर है, महासागरों की तली पर जा कर के कुछ पदार्थ क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इन्हीं सारे पदार्थों को क्या बोलते हैं, महासागरीय निक्षेप बोलते हैं, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एक एक चीज़ें हम समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, महासागरीय निक्षेपों को हम तीन प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। एक है स्थलीय या भूमिज निक्षेप, दूसरा है ज्वालामुखी निक्षेप और तीसरा है जैविक पदार्थ तथा निक्षेप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थलीय या भूमिज निक्षेप। देखिए, निक्षेप जो है कई प्रकार से महासागरों की तली में जाते हैं। पहले तो जो नदियां बहा के ले जाती हैं, ठीक है, जो नदियां बहा के ले जाती हैं। कुछ निक्षेप ऐसे होते हैं कि जब ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है, जब ज्वालामुखी फूटती है, ठीक है, तो ज्वालामुखी के जो पदार्थ होते हैं वो जाकर के महासागरों की तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और जो तीसरा प्रकार का जो निक्षेप होता है वो महासागरीय जीवों द्वारा ही जो छोड़ा जाता है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, तो वो महासागरीय जीवों के द्वारा छोड़ा गया निक्षेप होता है। वो भी क्या करता है, जाके महासागर की तली में बैठ जाता है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बजरी, जो कि स्थलीय भूमिज निक्षेप में है। बजरी यानी कि ग्रेवल, हमें इसकी साइज़ देखनी है, ठीक है। तो बजरी की जो साइज़ होती है वो 2 मिलीमीटर से लेकर के 256 mm तक होती है, मिलीमीटर तक होती है, ठीक ना। यही आपको बस इसमें थोड़ा सा याद रखना है, इसमें आपको यही याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन में अगर पूछता भी है महासागरीय निक्षेपों से तो इनका आकार पूछेगा। उसके बाद जो अगला निक्षेप है वो है रेत बालू। 1 mm से लेकर के 1/6 mm तक का इसका साइज़ होता है, इसका आकार होता है, ठीक ना। उसके बाद आता है सिल्ट, 1/17 से लेकर के 1/256 mm तक सिल्ट। सिल्ट का मतलब कि जैसे गाद होता है ना, सिल्ट का मतलब गाद, जो महीन गाद होता है ना, बिल्कुल तली में जाके बैठा रहता है, ठीक है, उसी का आकार 1/17 mm से लेकर के 1/256 mm तक होता है। उसके बाद आती है मृत्तिका, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी। जो महासागरों में जो सबसे चिकना पदार्थ होता है उसकी साइज इससे भी छोटी होती है, ठीक ना। 1/257 से लेकर के 1/8192 तक होती है, ठीक है। इन चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद मड आते हैं। मड का मतलब, मड जानते हैं ना, हाँ, कीचड़। पंख, उसको बोलते हैं पंख। पंख जो है मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। इनका पंख की जो साइज़ होती है कणों की वो मृत्तिका से भी यानी कि चिकनी मिट्टी से भी छोटी होती है, ठीक है। पंख में 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होता है नीली पंख, दूसरा होता है लाल पंख और तीसरा होता है हरी पंख, ठीक है ना, ग्रीन मड। तो नीली पंख, ब्लू मड, रेड मड और ग्रीन मड। अब आपको इसमें समझना ये है कि ये मड बनते कैसे हैं। तो देखिए, जो नीली पंख है ये लोहे के सल्फाइड से बनता है, और जो लाल पंख है ये लोहे के ऑक्साइड से बनता है, ठीक है, क्लियर है। और जो हरी पंख है, ग्रीन, जो ग्रीन मड है, ये अन्य दोनों मडों के, अन्य दोनों मतलब नीली के और लाल के, नीली पंख और लाल पंख में जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो हरी पंख का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नीली पंख लोहे के सल्फाइड के कारण और लाल पंख लोहे के ऑक्साइड के कारण, ठीक ना भाई। रस्टिंग होती है ना, आयरन ऑक्साइड का कारण होता है ना, लोहे के ऑक्साइड के कारण, तो लाल लाल दिखाई देने लगता है। तो उसी तरीके से जब वो रेड हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्साइड जब बनता है उस पर तो वो लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वालामुखी निक्षेपों की। तो ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ जितने भी प्रकार के होते हैं ये सभी जा कर के महासागरों की तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये पदार्थ क्या करते हैं
कि अब महासागरों की तली को भरने का काम करते हैं, महासागरों की तली पे होते हैं, ठीक ना। इसके बाद जब आगे हम बात करेंगे तो जैविक पदार्थ और निक्षेप हैं इसमें, ठीक है। इसमें दो प्रकार से, एक नैरेटिक आते हैं और दूसरे पैलेजिक आते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो महासागरों की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, ठीक ना। उनको क्या बोलते हैं, नैरेटिक पदार्थ, ठीक है। महासागरों की ऊपरी तल पर ही रहते हैं, ऊपरी भाग में ही रहते हैं, वो होते हैं नैरेटिक। दूसरे होते हैं पैलेजिक। पैलेजिक पदार्थ क्या होते हैं, ये महासागरों की गहराई में रहने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। महासागरों की गहराई में रहने वाले पदार्थ होते हैं कौन, पैलेजिक पदार्थ, ठीक है। अब पैलेजिक पदार्थों की बात करेंगे तो जो पैलेजिक पदार्थों के निक्षेप होते हैं और जो जीव होते हैं, जीवों को भी पैलेजिक बोला जाता है। ऐसे जीव जो सबसे ऊपरी तल पे होते हैं नैरेटिक, ऐसे जीव जो पदार्थों की गहराई में होते हैं वो होते हैं पैलेजिक, ठीक ना। पर हमने आपको एक और चीज़ बताई थी, बिल्कुल एकदम तली पे रहने वाले पदार्थ क्या होते हैं, बेंथेटिक होते हैं, ठीक। एकदम नीचे, महासागरों के बिल्कुल नीचे जाके रहने वाले पदार्थ, ठीक ना। अब जो पैलेजिक जीव होते हैं इनमें ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है चूना पदार्थ और एक होता है सिलिका पदार्थ, है, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, और एक टाइप का वो होता है जिसमें सिलिके की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, वो क्या है कि चूना प्रधान में टेरोपॉड और ग्लोबिजेरिन आता है। चूना प्रधान में दो पदार्थों को आपको याद रखना है कि ये दोनों पदार्थ क्या हैं, चूना प्रधान है। एक है टेरोपॉड और एक है ग्लोबिजेरिन। टेरोपॉड में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 80% तक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, 80% होती है टेरोपॉड में, क्लियर है। और ग्लोबिजेरिन में जो चूना की मात्रा होती है वो 64% होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, टेरोपॉड क्या है, एक प्रकार का एक जीव होता है मोलस्का। मोलस्का जीव में जो टेरापोडा होता है, टेरापोडा जो जीव होते हैं वही ये निक्षेप छोड़ते हैं, ठीक ना, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 80% तक होती है, तो उसको बोलते हैं टेरोपॉड। और ग्लोबिजेरिन क्या होता है, एक पदार्थ और होता है जो जीव होता है ना, ग्लोबिजेरिया, ठीक है। ग्लोबिजेरिया क्या होता है, एक जीव होता है, वो जीव जब अपना निक्षेप छोड़ता है उसमें उसके निक्षेप में क्या होता है, 64% मात्रा किसकी होती है, चूने की होती है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, ग्लोबिजेरिन बोलते हैं, क्लियर। अब आगे देखते हैं सिलिका प्रधान पदार्थों के बारे में। जो सिलिका प्रधान पदार्थ होते हैं इसमें एक है रेडियोलैरियन और दूसरा है डायटम, ठीक है। जो रेडियोलैरियम सिलिका प्रधान पदार्थ है ये रेडियोलैरिया नामक जीव के निक्षेप से बनता है, ठीक है। और सिर्फ रेडियोलैरिया ही नहीं, डायटम टाइप के जो जीव होते हैं वो भी मिलकर के रेडियोलैरियन बना देते हैं। और एक होता है फोनेरिया, तो फोनेरिया जो जीव होते हैं उनके निक्षेप से भी क्या बनता है, रेडियोलैरियन बनता है, ठीक। और दूसरा तो डायटम है ही, डायटम पदार्थों के निक्षेप से क्या होता है कि डायटम पदार्थ बनता है, जो कि एक महासागरी निक्षेप है। तो एक बार देख लीजिए हमने आपको क्या क्या बताया है। महासागरी निक्षेप में 3 प्रकार के निक्षेप हैं, स्थलीय या भूमिज, जो स्थल से जाते हैं महासागरों की तली में बैठ जाते हैं, दूसरा है ज्वालामुखी और तीसरा है जैविक पदार्थ और निक्षेप। इसके बाद हमने स्थलीय या भूमिज पदार्थों में क्या बताया, बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख, ठीक ना। बजरी सबसे बड़ी होती है, इसका साइज 2 mm से लेकर 256 mm तक होता है। रेत की साइज 1 mm से लेकर के 1/6 mm तक होती है। सिल्ट की साइज 1/17 से लेकर 1/256 mm तक होती है। और मृत्तिका यानी कि क्ले, इसकी साइज 1/257 से लेकर के 1/8192 mm तक होती है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पंख की। पंख जो है मृत्तिका से भी छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे पदार्थ हैं, मड हैं, जो 3 कलर में हमें दिखाई देते हैं। एक है नीली पंख, दूसरा है लाल पंख और तीसरा है हरी पंख। नीली पंख लोहे के सल्फाइड के कारण नीला होता है, लाल पंख लोहे के ऑक्साइड के कारण नीला होता है, और जो हरी पंख होती है जब इन दोनों पंखों का रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से महासागर की तली में हमें दिखाई देता है, ठीक ना। उसके बाद ज्वालामुखी जो निक्षेप है
ये ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, ठीक है, किसी भी प्रकार के होंगे जाके महासागरों में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के निक्षेप का निर्माण ये भी करते हैं। दूसरा जैविक पदार्थ तथा निक्षेप, इसमें दो प्रकार के पदार्थ आते हैं, एक नैरेटिक और दूसरा पैलेजिक। नैरेटिक क्या होते हैं, सब महासागरों की ऊपरी तली पे होते हैं, जो पैलेजिक होते हैं महासागरों की गहराई में होते हैं, ठीक ना। अब पैलेजिक में दो प्रकार से पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, एक पदार्थ चूना प्रधान है और दूसरा पदार्थ क्या है, सिलिका प्रधान है, ठीक ना। एक चूना प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान। अब चूना प्रधान की बात करेंगे तो टेरोपाड और ग्लोबिजेरिन। टेरोपाड में जो चूने की मात्रा होती है वो 80% होती है और ग्लोबिजेरिन में जो चूने की मात्रा होती है वो 64% होती है, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे सिलिका प्रधान की। सिलिका प्रधान में रेडियोलैरियन और डायटम। बस इतनी चीज़ों को आपको क्या रखना है, याद रखना है, इसको समझना है, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैव विविधता, बायोम और जीवोम 1 से 2 क्लास में, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद पूरी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो इसके बाद जब फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे ज्योग्राफिकल थॉट का, ठीक है। और फिर और कोई भी, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे उसको एक एक अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना।